तो आज हम पढ़ेंगे द पिक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो विभिन्नताएं थी इसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, उसके बारे में जानते हैं। हिस्ट्री का ये 4th चैप्टर है। तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, जो प्रबंधक एजेंसीज थी यूरोप की, डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में जो जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ लगी थी उनमें वो उनका वर्चस्व था, वो डोमिनेट करती थी प्रोडक्शन को। देवर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, खास तरह के उत्पादों पर उनका इंटरेस्ट था। दे एस्टेब्लिश्ड टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, उन्होंने चाय और कॉफ़ी के बाग लगाए। एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की, उनसे सस्ते रेट्स में उन्होंने ज़मीन खरीद ली कॉफ़ी के और चाय के बाग लगाने के लिए। एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग, और उन्होंने खदान के काम में भी पैसा लगाया। इंडिगो एंड जूट, इंडिगो कपड़े का रंग होता था, अभी जैसे नील होता है, और पर्सन में पैसे लगाए। मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड प्राइमरीली फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। तो इसके जो जितने भी उत्पाद होते थे वो ज़्यादा करके इंग्लैंड को, यूरोप को एक्सपोर्ट किए भारत में बेचने के लिए नहीं थे वो। व्हेन इंडियन बिजनेसमैन बिगिन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द लेट 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी के अंत में यानी 1850 के बाद जब भारतीयों ने भारतीय इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, दे अवॉइडेड कम्पीटिंग एंड विद मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। तो उन्होंने भारतीय मार्केट्स में मैनचेस्टर गुड्स का मतलब जैसे जो इंग्लैंड से आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उन्होंने उनके साथ compete नहीं किया। द अर्ली, सिंस yarn was not an important part of British imports into India, तो भारत में वो यार्न वगैरह नहीं भेजते थे, इंडिया से इंपोर्ट नहीं करते थे। द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस्ड कोर्स कॉटन यार्न, तो वो पहले जो कॉटन मिल जहाँ बनी वो धागा बनाते थे, रादर देन फैब्रिक, कपड़ा नहीं बनाते थे। व्हेन यार्न वाज इम्पोर्टेड इट वाज ओनली ऑफ ए सुपीरियर वैरायटी, जब ये यार्न बाहर भेजा जाता जब ये यार्न इंपोर्ट किया जाता था तो ये सुपीरियर वैरायटी का होता था। द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्पिनिंग मिल्स वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया, तो वो जो धागा जो बनाते थे वो भारत के जो हाथ से बनाने वाले बुनने वाले बुनकर थे उनके लिए ये बनाया जाता था। उसके बाद वो कपड़ा जो था वो चाइना को भेजा जाता था। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी ए सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो 20th सेंचुरी के पहले दशक में इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहले चेंजेस हुए। एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट जो थी उसने जोर पकड़ा। नेशनलिस्ट मोबिलाइज्ड पीपल टू बाइकॉट फॉरेन क्लोथ, तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने लोगों को इस बात की प्रेरणा दी कि वो फॉरेन गुड्स को, फॉरेन कपड़े को उसका बाइकआउट करें। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, तो कारखाने वाले जो ग्रुप्स थे वो इकट्ठे हो गए ताकि वो अपने हितों का सब साथ मिलकर उनकी रक्षा कर सकें। प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशंस, और वो सरकार पर ये इस बात का जोर देते थे कि वो वहाँ पर हमारा टैरिफ का प्रोटेक्शन करें और दूसरी रियायतें हमें दें।
From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined. 1906 के बाद भारतीय जो रेशे थे, धागे, वो चाइना पे जाने थोड़े कम हो गए. सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज़ एंड जापानीज़ मिल्स फ्लडेड द चाइनीज़ मार्केट. क्योंकि चाइना की जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई और वहाँ से जापानीज़ मिल जो थी वहाँ से उन्होंने चाइना की मार्केट को पूरा भर दिया. सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडियन बिगैन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन. तब हमारे जो कारखाने वाले थे उन्होंने यार्न से कपड़ा बुनना भी शुरू कर दिया. कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912. तो भारत से जो कॉटन का कपड़ा था उसकी प्रोडक्शन डबल हो गई 1900 से लेकर 1912 तक. Yet till the first world war इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो. तो जब पहली विश्व युद्ध से पहले जो हमारी कारखानों में ग्रोथ जो थी वो बहुत स्लो थी. द वार क्रिएटेड ए ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन. तो लड़ाई से बिल्कुल नई सिचुएशन सामने आई, नए हालात आ गए. विद ब्रिटिश मिल्स बिजी विद वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी. तो जो अंग्रेजी मिलें थी वो लड़ाई के समय के यूज़ होने वाले सामान बनाने में दिलचस्पी नहीं लेने लगी, उसमें बिजी हो गई. तो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इन इंडिया डिक्लाइन. तो इंग्लैंड से भारत आने वाला जो कपड़ा था वो कम हो गया. सडनली इंडियन मिल्स हैड ए वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई. तो इंडियन मिल्स ने भारत में कपड़ा सप्लाई करना शुरू कर दिया. एज द वार प्रोलॉन्ग्ड, जैसे लड़ाई लंबी हो गई, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वार नीड्स, जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स एंड लेदर बूट्स. जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई वैसे ही इंडियन फैक्ट्रीज़ को सप्लाई के लिए कहा गया. लड़ाई के टाइम पे जूट बैग्स बनाने के लिए और आर्मी यूनिफॉर्म बनाने के लिए और टेंट्स और चमड़े के बूट बनाने के लिए उनको ऑर्डर मिले. हॉर्स एंड मल सैडल्स, घोड़े की और खच्चरों की काठियाँ, एंड होस्ट ऑफ अदर आइटम्स, बहुत सारी और आइटम्स के बारे में उनको ऑर्डर मिले. न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप. तो नई फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बनी. ये है द फर्स्ट ऑफिस ऑफ मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स. मद्रास का वाणिज्य का व्यापार का केंद्र है. बाय द लेट 19th century merchants in different regions began meeting and forming chambers of commerce to regulate business and decide an issue of collective concern. तो उन्होंने एक ऐसे व्यावसायिक केंद्र बना लिए, वहाँ पर वो अपनी जो उनकी मुश्किलें थीं उनको हल करने के लिए वहाँ पर मीटिंग करते थे. तो नई फैक्ट्रीज की स्थापना हुई एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट्स. जो पुरानी फैक्ट्रियाँ थीं उनमें दोहरी शिफ्ट में काम होना शुरू हुआ. मैनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड. नए कामगार रखे गए. एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स. सबको ज़्यादा काम करने के लिए, ओवर टाइम करने के लिए कहा गया. ओवर द वार ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड. तो उस समय हमारी जो औद्योगिक उत्पादन था हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा. आफ्टर द वार मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट. लड़ाई के बाद ब्रिटिश इंग्लैंड से आने वाला कपड़ा जो था वो अपनी पहले वाली पोजीशन कभी भी प्राप्त नहीं कर सका इंडियन मार्केट में. अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस. तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसकी कंपटीशन थी तो वो मॉडर्नाइज नहीं कर सका और उसके साथ कम्पीट नहीं कर सका.
और जर्मनी और जापान के साथ भी। द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश क्रम्बल्ड आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद ब्रिटेन की जो आर्थिकता थी वो बहुत कमज़ोर हो गई। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड, तो सूत के कपड़े की जो प्रोडक्शन थी वहाँ पर उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा गिर गया। एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, और इंग्लैंड से बाहर के देशों को भेजा जाने वाला सूत का व्यापार, सूती कपड़े का जो व्यापार था बिल्कुल बंद हो गया। विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट्स ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, धीरे धीरे कॉलोनीज़ में जो यहाँ के स्थानीय जो कारखाने वाले थे उन्होंने अपनी पोजीशन को धीरे धीरे मजबूत कर लिया। सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट, तो उन्होंने विदेशी वालों को, विदेश वाले के जो कपड़े बिकते थे उनको बिल्कुल थाम लिया, अपना मार्केट में अपना स्थान पक्का कर लिया। ओके।